बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एपिडेमियोलॉजी का यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पढ़ लिया है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 3 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के साथ ये यूनिट कवर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। मैं जब आप लोगों को पार्ट 2 पढ़ा रही थी, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के बारे में बताया था कि डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हम क्या करते हैं। उसमें हम कोई भी हमें डिज़ीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जब हम ढूंढते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के थ्रू, जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं एपिडेमियोलॉजी के अंदर, तो तब हम इन टर्म ऑफ टाइम, प्लेस, पर्सन सारी चीज़ें जो है उनका सर्वे करते हैं, उनको देखते हैं। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। लिखा है, यू हैव बीन आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट एन इवेंट इन विच 2,220 people were exposed and 1,520 of them died. Your role as an epidemiologist is to ask question about person, place and time. यहाँ पे आपने क्या करनी है, आपने डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी है। आप लोगों से कहा गया है कि कोई भी आप एक इवेंट ले लें, एक डिज़ीज़ ले लें कि उसकी वजह से वो जब आई थी तो 2,220 लोग जो है वो उसका शिकार हुए थे, और उसमें से 1,520 लोग जो है वो फिर उनकी वफ़ात हो गई। वो इस डिज़ीज़ की वजह से उनकी डेथ काज हो गई। तो आप किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो लिखा है, हाउ डू वी आस्क क्वेश्चन सर्वेज ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ अदर रिलेटेड पर्सन। आप सर्वे करेंगे। सर्वे में आप वो लोग जो मर चुके हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके सर्वाइवर्स, जो लोग उनके रिश्तेदार वगैरह ज़िंदा है, उनसे आप लोग क्वेश्चंस करेंगे। उसके जो रिश्तेदार हैं, कज़न्स वगैरह हैं, उनसे क्वेश्चन करेंगे, या कोई भी उनसे रिलेटेड लोग, उसके सोसाइटी के लोग, उस इन्वायरमेंट के लोग जहाँ वो रहते थे, तो उनसे आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में आप क्या क्या पूछेंगे और फिर आपको कौन कौन से आंसर मिलेंगे। उन क्वेश्चंस के बाद टाइम, प्लेस, पर्सन के बारे में क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को कौन कौन से आंसर मिल सकते हैं। तो लिखा है कि पर्सन के बारे में आप क्या तलाश करेंगे, आप क्या क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के स्लाइड्स में लिखा है, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर ऑल एक्सपोज्ड एट रिस्क. The majority of people who died were wealthy and young men between 18 to 50 years when compared to survivors. अब जब सर्वाइवर्स के साथ जिनकी डेथ काज हुई है, जिनकी डेथ हुई है, उनको आप कंपेयर करके देखेंगे, उनके बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो पर्सन के अंदर आप लोग ये पूछेंगे कि वो कौन लोग थे, उनकी जेंडर क्या थी, उनकी एज क्या थी। जब एज के बारे में पूछेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो लोग जो है वो 18 से लेके 50 ईयर्स तक इतना उनका एज था, वो जो है कौन थे, जेंडर उनकी क्या थी, मेन थे, वुमेन थे, चिल्ड्रन थे। तो उनमें सब शामिल थे, मेन भी थे, वुमेन भी थे और चिल्ड्रंस भी थे। इसके अलावा आप लोग उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का पूछेंगे पर्सन के अंदर, तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो लोग जो है वो ज़्यादातर वेल्थी लोग थे और यंग मेन उनमें ज़्यादा थे। मेन जो है वो मेल जेंडर उसमें ज़्यादा थी। इस तरह जो जितने भी पर्सन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनके थ्रू आप लोगों को ये आंसर मिल सकती हैं। यहाँ पे स्लाइड में वो क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, बल्कि उनके आंसर्स डायरेक्टली लिखे गए हैं। तो आप लोगों ने ये बात समझनी है। उसके बाद प्लेस के बारे में आप क्या क्या क्वेश्चन करते हो, तो आपको आंसर क्या मिलते हैं। ऑल दोस्त एक्सपोज वर विद इन वन ब्लॉक ऑफ वन अनदर, द क्लाइमेट वाज कोल्ड. प्लेस के अंदर आप पूछते हो कि मौसम क्या था, जगह कौन सी थी, तो जगह का आपको पता चलता है कि ये जगह थी, और वो लोग जो थे वो एक ही ब्लॉक में रहते थे, और क्लाइमेट भी उस टाइम कोल्ड थी। इसके अलावा टाइम में आप कैलेंडर टाइम का पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि मिड अप्रैल था उस टाइम जब डेथ काज हुई थी, और वो जब डेथ काज हुई थी तो उसमें प्रेसिपिटेटिंग एक्सपोजर हुई थी। प्रेसिपिटेटिंग एक्सपोजर की वजह से सडनली जो है उनकी डेथ काज हुई थी, उन्हीं हावर्स में उनकी डेथ काज हुई थी, सडनली डेथ काज उनकी हो गई थी। एपिडेमियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ वही बातें हैं, दोबारा से यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ लिखी गई हैं
कि डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के अंदर पर्सन, प्लेस, टाइम को आप लोग देखते हो, जिसके थ्रू आप लोगों को उस डिज़ीज़ की, जिस डिज़ीज़ को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जिन पॉपुलेशन को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उन पॉपुलेशन में उस डिज़ीज़ के डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चलती हैं, उनके एज, उनके इथनिसिटी वगैरह वो सब आपको पता चलती है। जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्लेस के हिसाब से आपको पता चलता है। सीजनल पैटर्न टाइम के हिसाब से आपको पता चलता है, और उस डिज़ीज़ पैटर्न की फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाती है। फ्रीक्वेंसी मींस के उसकी इन टर्म ऑफ आपको रेशो प्रोपोर्शन आपको पता चल जाता है कि उसके नंबर, कितने नंबर में वो डिज़ीज़ जो है वो फैली है, उसकी रेशो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, इस तरह सारी चीज़ें जो है आपको इसके अंदर पता चल जाती हैं। जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पता चल जाती हैं, तो ये किसके लिए ज़रूरी होती हैं? तो यूज़फुल फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज। आपको ये सारी चीज़ें अगर पता चल गई कि किन लोगों को है, किस जगह है और किस वक्त हुआ था, और ये सारी चीज़ें पता चल गई, तो आप रिसोर्सेज, आपको ये अगर पता चल गई किन लोगों में था, कितने लोग इफ़ेक्ट हुए हैं और कितने जो है अभी इफ़ेक्ट नहीं हुए हैं, कितने अभी भी रिस्क पे हैं, तो उनके लिए रिसोर्सेज आप एलोकेट कर सकेंगे, मुख्तस कर सकेंगे, उनके लिए प्रोग्राम्स बना सकेंगे, कंट्रोल मेजर प्रोग्राम बना सकेंगे, और हाइपोथेसिस आप डेवलप कर सकेंगे कि अगर इस प्लेस में था, इस जगह में था, तो इस जगह में ये रिस्क फैक्टर है, शायद हो सकता है कि इस रिस्क फैक्टर की वजह से ये जो है डिज़ीज़ हुई है। इसके बाद हाइपोथेसिस जब डेवलप हो जाती हैं, हाइपोथेसिस डेवलप होने के बाद एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के अंदर आके यहाँ पे आप क्या करते हैं, बिल्ड अराउंड द एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के अंदर दो चीज़ों के दरमियान आप रिलेशनशिप को देखते हैं। किन दो चीज़ों के? एक्सपोजर्स एंड इफ़ेक्ट्स। यानी एक्सपोजर वो जो काजिंग फैक्टर थे वो, और इफ़ेक्ट जो डिज़ीज़ अकर हुई है वो, यानी वो जो काजिंग फैक्टर्स थे, एक्सपोजर्स थे उनके, और जो डिज़ीज़ है इसके दरमियान आप लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप को मालूम करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं कि किस हद तक ये बात ठीक है कि ये इन चीज़ों, इस चीज़ से एक्सपोज होने की वजह से ये डिज़ीज़ काज हुई है। जैसे पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक हाइपोथेसिस ले ले कि मच्छर के सामने एक्सपोज होने की वजह से मलेरिया होती है, तो इसमें आप लोग देखोगे कि किस हद तक ये रिलेशनशिप जो है वो सही होती है, किस हद तक इस तरह हो सकता है कि इन मच्छर के सामने एक्सपोज होने की वजह से मलेरिया हो सकती है। लुकिंग फॉर डिटर्मिनेंट्स और पॉसिबल काज ऑफ डिज़ीज़। डिटर्मिनेंट्स देखते हैं, डिज़ीज़ के डिटर्मिनेंट्स मैंने आप लोगों को बताया है, उसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं, पॉसिबल काज होते हैं, उसको कहा जाता है डिटर्मिनेंट्स। तो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम डिटर्मिनेंट्स को मालूम करते हैं, काजेटिव एजेंट को मालूम करते हैं। हेल्पफुल फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के अंदर हाइपोथेसिस की डेवलपमेंट होती है, हाइपोथेसिस बनती है, और एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के अंदर आके हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। द बेसिक ट्राइएड ऑफ एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी की ट्राइएड आप लोगों को यहाँ पे बताई है। ये जो ट्राइएड है इसको हम ट्राइएड ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी कहते हैं, जस्ट एपिडेमियोलॉजी। मैंने स्टार्ट में आप लोगों को ये बात समझाई हुई थी पार्ट 1 में। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के ये ट्राइएड्स हैं। द 3 फेनोमेना असेस्ड इन एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी आर, जो 3 प्रोसेसेस देखे जाते हैं एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में, वो क्या है? होस्ट को देखा जाता है, एजेंट को मालूम किया जाता है, और फिर इन्वायरमेंट को देखा जाता है कि इन्वायरमेंट की कितनी कंट्रीब्यूशन रही है। होस्ट फैक्टर्स क्या क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने होस्ट को ससेप्टेबल बना दिया, और एजेंट क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारी चीज़ें हम एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के अंदर देखते हैं। तो एजेंट क्या क्या हो सकते हैं? तो ज़ाहिरी सी बात है स्टूडेंट्स, एजेंट का तो आप लोगों को पता है कि पॉइजन्स भी एजेंट हो सकते हैं, डिजीज़ काजिंग एजेंट, एलर्जेंस भी हो सकते हैं, रेडिएशन भी हो सकती हैं। रेडिएशन की वजह से डिफरेंट जो है वो स्किन डिजीज़ और स्किन कैंसर और डिफरेंट अदर कैंसर भी डेवलप हो सकते हैं। फिज़िकल ट्रॉमा हो सकती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हेड इंजरी हो गई तो उसकी वजह से बहुत सारे ब्रेन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। माइक्रोब्स हो सकते हैं, काजेटिव एजेंट, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया। साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस हो सकती हैं, बहुत सारे स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह, जिनकी वजह से
बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये सारे एजेंट कहलाते हैं। होस्ट फैक्टर में वो सारे फैक्टर्स बताए गए हैं कि जिनकी वजह से एक होस्ट जो है वो ससेप्टेबल बन जाता है, वो प्रोन हो जाता है डिजीज़ के आगे, कमज़ोर हो जाता है, जिसको आसानी से डिजीज़ लगती हैं। तो उसमें उसके जेनेटिक फैक्टर है, कोई वल्नरेबिलिटी उसके जेनेटिक्स में हो, कोई डिज़ीज़ जो है जेनेटिकली रन करती हो, थोड़ा इन्वायरमेंट का असर हो गया तो एकदम से उस डिज़ीज़ ने एक्शन जो है वो स्टार्ट कर लिया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, आप लोगों के ही फील्ड का एक स्टूडेंट जस्ट कंसीडर करे कि उसके फैमिली में एक मेंटल डिप्रेशन का एक उसमें हिस्ट्री है उसको, कि उसके फैमिली में डिप्रेशन जो है उसके ग्रैंड पेरेंट्स को या फिर उसके मदर को या फिर इस तरह उसके फादर के जो दूसरे भाई वगैरह है उनको होती है, फैमिली में रन कर रही हैं। और आप जो है आपके फैमिली में कोई भी मेंटल इश्यूज़ नहीं हैं, फैमिली में रन नहीं करती। अब आप दोनों के जो है वो बुक्स आ गए हैं, उस स्टूडेंट का भी आ गया है जिसको हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, और आपका भी आ गया है, आपको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है। तो अब ये बुक का फेल होके आ जाना आपके बनस्बत उस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। हो सकता है कि वो सीवियर मेजर डिप्रेशन में चला जाए उसकी वजह से, लेकिन आप नहीं जाओगे क्योंकि आपका फैमिली हिस्ट्री जो है वो नहीं है, इसीलिए आप इतना ज़्यादा आपको वो चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेगी जितना ज़्यादा उस स्टूडेंट को करेगी जिसका फैमिली हिस्ट्री है। तो इसीलिए जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है होस्ट को ससेप्टेबल बनाने में। इम्यून स्टेट उसकी कैसी है, इम्यून स्टेट वीक हो जाए तो वो ससेप्टेबल बन जाता है। एज उसकी कितनी है, बहुत ज़्यादा यंग और बहुत ज़्यादा ओल्ड एज, उसमें बंदा जो है वो वल्नरेबल होता है। पर्सनल बिहेवियर उसकी, कि वो कैसा बिहेवियर रखता है, एक्सरसाइज करता है या नहीं, हाइजीन का ख्याल करता है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनका इफ़ेक्ट होता है। इन्वायरमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है कि वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है वो इन्वायरमेंट कैसा है, उसमें क्राउडिंग तो नहीं है, बहुत ज़्यादा आबादी लोगों की तो नहीं है, एटमॉस्फेयर उसकी आबो हवा कैसी है, बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, सर्दी वाला जगह है तो फिर उसको रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस वगैरह ज़्यादा होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, साथ में बारिशें भी होती हैं, तो बहुत सारे ऐसे ट्रॉपिकल डिजीज़ है जो कि स्टार्ट हो सकते हैं। इसके अलावा मूड ऑफ कम्युनिकेशन का फेनोमेना इन द इन्वायरमेंट दैट ब्रिंग होस्ट एंड एजेंट टुगेदर, यानी मूड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए ज़राए ज़्यादा तो नहीं है, वेक्टर्स वहाँ पे ज़्यादा तो नहीं है, व्हीकल्स के थ्रू, रिजर्वायर के थ्रू ये कम्युनिकेशन होती है डिज़ीज़ की एक से दूसरे में। जिस तरह रिजर्वायर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, रिजर्वायर यानी कोई भी पर्सन, एनिमल, आर्थ्रोपोड्स हो, प्लांट हो, सब्सटेंस हो, जो भी हो, वो इन्फेक्शियस एजेंट अगर नॉर्मली वहाँ रहता हो, ज़िंदा रहता हो किसी भी इस तरह के एनिमल के ऊपर या चीज़ों के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं रिजर्वायर। और फिर रिजर्वायर के अंदर व्हीकल होता है और वेक्टर्स होते हैं। तो व्हीकल आप लोगों को पता है कि जो बेजान चीज़ें होती हैं, फोमाइट्स वगैरह, फूड, वाटर, ये सारी चीज़ें जो है व्हीकल कहलाती हैं। और वेक्टर जो एनिमल्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि एनोफिलिस मस्कीटो हो गया मलेरिया के लिए, या फिर हाउस फ्लाई की हम बात करें तो एक ट्रांसमिशन मैकेनिकल ट्रांसमिशन कहलाती हैं और एक जो है वो बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन कहलाती है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन वो ट्रांसमिशन कि जिसमें अगर हाउस फ्लाई किसी गंदगी के ऊपर बैठ जाता है और फिर आके वो खाने के ऊपर बैठ जाता है और वो खाना एक इंसान खा लेता है, तो फिर उससे उसको डायरिया और बहुत सारे इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो वो मैकेनिकल ट्रांसमिशन है। और एक बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन होती है, जिस तरह एनोफिलिस मस्कीटो अगर जाके किसी ऐसे इंसान को काट लेता है जिसको मलेरिया है, तो वो मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो उसके अंदर चला जाता है, वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट होती है, उसके बाद उसके लास्ट में सलाइवा में आता है, और जब वो किसी दूसरे हेल्थी पर्सन को काट लेता है तो उसमें फिर वो इंटर हो जाता है। तो ये कहलाती है बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। तो इस तरह वेक्टर्स के थ्रू ट्रांसमिशन होती हैं। तो इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट हो चुकी है आप लोगों का फर्स्ट यूनिट एपिडेमियोलॉजी का। मैं उम्मीद करती हूँ कि यूनिट आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शंस में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब यूनिट 2 आप लोगों को पढ़ाऊँगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।